Good morning, dear students. Now we are going to start a new chapter 2, Sexual Reproduction in Flowering Plants. पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो बच्चों, पुष्पीय पौधे फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन्हें हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी कहते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में, जैसा कि हम जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के द्वारा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लावर प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसा कि हम जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट होते हैं, फीमेल गैमीट ये आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं। तो फ्लावर प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इट इज़ अ मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अगर हम देखें तो फ्लावर जो है हमारे 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से कोई एक पार्ट पाया जाता है, जैसे कि कॉर्न, कुकम्बर एटसेट्रा में। बाइसेक्सुअल फ्लावर हमारे वो फ्लावर होते हैं जिसमें बोथ यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही पाए जाते हैं, जैसे कि पी, शू फ्लावर एटसेट्रा में। अगर हम देखें उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये एलस ऑफ फ्लावर का डायग्राम है। इसमें हम देखते हैं कि एक कंप्लीट फ्लावर में 4 वल्स पाए जाते हैं, 4 वल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, एंड्यूशियम एंड गाइनेशियम। ठीक है। कैलिक्स जिसकी यूनिट सेपल होती है, या ये हम यह कह सकते हैं कि एक सिंगल लीफ जिसे हम सेपल कहते हैं। जो फ्लावर में अगर हम देखें तो नीचे की साइड में ग्रीन पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां, वो सेपल कहलाती हैं। ये सेपल मिलकर के कैलिक्स या बाह्य दलपुंज बनाते हैं। ठीक ऐसे ही कोरोला फ्लावर में अगर हम देखें तो कलर्ड पत्तियां होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? कोरोला कहलाती हैं। ये कोरोला जो है, इसमें सिंगल पत्ती को हम पेटल बोलते हैं, दल। तो ये पेटल आपस में मिलकर के कोरोला या दलपुंज बनाते हैं। कैलिक्स और कोरोला ये दोनों ही एक्सेसरी वल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एंड्यूशियम। एंड्यूशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें स्टेमन्स पाए जाते हैं। ये स्टेमन्स हैं, ठीक है, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं हिंदी में। स्टेमन जो है ये एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बनता है। एंथर ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है और ये फिलामेंट नीचे की तरफ ये पतला वाला भाग होता है। एंथर में पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम मेल गैमीट कहते हैं। ऐसे ही गाइनेशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा, वो कार्पल से मिलकर के बनता है, तो जिसे हम गाइनेशियम कहते हैं। गाइनेशियम में अगर हम देखें तो इसमें ऊपर की तरफ ये स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र कहते हैं, पतला वाला भाग ये स्टाइल वर्तिका कहलाता है, और नीचे की तरफ ये फूला हुआ भाग जिसे हम ओवरी या अंडाशय कहते हैं। ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें एग सेल होती है, जिसे हम फीमेल गैमीट कहते हैं। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होकर के जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से नया प्लांट बनता है। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट फ्लावर में 4 वल्स पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्यूशियम एंड गाइनेशियम, जिसमें से कैलिक्स और कोरोला जिसे हम एक्सेसरी वल्स कहते हैं, और एंड्यूशियम एंड गाइनेशियम इन्हें हम नेसेसरी वल्स कहते हैं। नेक्स्ट, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, जिसमें हम सबसे पहले एंड्यूशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसकी स्टडी करते हैं। तो एंड्यूशियम में एक या एक से अधिक स्टेमन यानी पुंकेसर से मिलकर के बना होता है। स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और स्टेमन में हमारे 3 पार्ट पाए जाते हैं। एंथर जो कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स होती है, जिसे हम परागकोश भी कहते हैं, ये कनेक्टिव के द्वारा जुड़े रहते हैं। कनेक्टिव में वेस्कुलर बंडल्स होता है, और नीचे ये पतला वाला भाग फिलामेंट कहलाता है। अगर हम एंथर का टीएस काट करके देखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। प्रत्येक एंथर जो है ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से प्रत्येक एंथर में 2 चैम्बर्स होते हैं। प्रत्येक चैम्बर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन सैक या फिर एंथर सैक कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक ग्लोब में या प्रत्येक चैम्बर में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, जिस प्रकार से
एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाई जाती है, जिसमें रिडक्शन डिवीज़न के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। जब एंथर यहाँ पर मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने पर ये प्रत्येक पाली में स्थित 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में जो स्टाइल टिश्यू पाया जाता है वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण से प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया में एक चैम्बर बन जाता है। इस प्रकार से स्फुटन के समय, ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर ये स्फुटन दिखाया गया है। तो इस प्रकार से स्फुटन के समय एक एंथर में केवल 2 चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पर ये 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में स्टाइल टिश्यू यहाँ नष्ट हो चुका है। तो इस तरीके से इसमें 2 चैम्बर्स हैं, इनके अंदर ये पॉलन ग्रेन्स हैं। यहाँ पर स्टोमियम की सेल्स जब फट जाया करती हैं तो ये पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हिंदी में हम इसे सूक्ष्म बीजाणु जनन या पुंग बीजाणु जनन कहेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंथर में जब पॉलन ग्रेन्स के डेवलपमेंट को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अगर हम यंग एंथर का यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन देखें तो हम देखते हैं कि यह एक मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का सेल्स का बना हुआ एक समूह होता है, जो कि एपिडर्मिस सेल्स के द्वारा कवर्ड रहता है, घिरा हुआ रहता है। इसका आकार अंडे के जैसा होता है। इसमें बीच में प्रोकैम्बियल स्टैंड बन जाता है, जो बाद में कंडक्टिंग स्टैंड का निर्माण करता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट के समय एपिडर्मल सेल के नीचे की हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं ये आकार में बड़ी हो जाती हैं। कुछ हाइपोडर्मल सेल्स, इन न्यूक्लियस इनका बड़ा हो जाता है और जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ये आकार में बड़ी हो जाती हैं और आर्ची स्पोरियल सेल कहलाती हैं। आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड होकर के बाहर की ओर प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर की ओर प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स बनाती हैं। ये दोनों सेल्स विभाजित होती रहती हैं, डिवाइड करती रहती हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल विभाजित होकर के ये 3 से 5 स्तर का वॉल लेयर्स बनाती है, ठीक है, जिसमें एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम की लेयर्स पाई जाती है। उसके बाद ये मिडिल लेयर पाई जाती है और नेक्स्ट अंदर की तरफ टेपिटम की सेल्स होती हैं। तो एंडोथीसियम की सेल्स जो हैं ये मोटी होती हैं, लेकिन जिन स्थानों पर स्फुटन होना होता है वहाँ पर ये पतली होती हैं। इस जगह को हम स्टोमियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिडिल लेयर और टेपिटम की सेल्स, ये टेपिटम की सेल्स थोड़ी इलोंगेटेड होती हैं, लंबी होती हैं और ये वृद्धि करते हुए अंदर की साइड में माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं जिनमें रिडक्शन डिवीज़न के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो मिडिल लेयर और टेपिटम की सेल्स जो हैं ये वृद्धि करते हुए माइक्रोस्पोर्स के पोषण में सहायक होती हैं। प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, सेकेंड सेल्स जो थी हमारी आर्ची स्पोरियल सेल्स से बनी थी, प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, इससे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में रिडक्शन डिवीज़न के फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। आइए हम इसको चार्ट के द्वारा स्टडी करते हैं। एक बार मैं और समझा देती हूँ आपको। यहाँ पर ये देखिए हाइपोडर्मल सेल, एपिडर्मिस के नीचे की हाइपोडर्मल सेल जो है, जिसे हम अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, ये आर्ची स्पोरियल सेल बनाती है। आर्ची स्पोरियल सेल जिसे हम प्रपशु कोशिका भी कहते हैं। आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड होकर के प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स बनाती है। हिंदी में हम इसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहेंगे प्राइमरी पैराइटल सेल को, और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स को प्राथमिक पुंग बीजाणुजनन कोशिका कहेंगे। प्राइमरी पैराइटल सेल्स ये डिवाइड होकर के 3 से 5 स्तर का वॉल लेयर्स बनाती है, जिसमें एंडोथीशियम की सेल्स, मिडिल लेयर्स और टेपिटम की सेल्स आती हैं। यहाँ पर प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स ये समसूत्री विभाजन के द्वारा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाती है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, इट इज़ ए फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट।
यह मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये माइक्रोस्पोर गोल या अंडाकार होता है, दोहरी भित्ति का बना होता है। बाहरी भित्ति को हम एक्साइन कहते हैं। बाहरी भित्ति मोटी तथा कठोर होती है, खुरदुरी होती है, जिसे हम एक्साइन कहते हैं, और ये स्पोरोलेनिन नामक रसी पदार्थ की बनी होती है, जो कि हाईली रेसिस्टेंट पदार्थ है, जिसके कारण इसका जैविक अपघटन नहीं होता है और ये करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित बना रहता है। आउटर लेयर पर हम देखेंगे जगह जगह पर कुछ पोर्स जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिन्हें हम जर्म पोर या जनन छिद्र कहते हैं। इन्हीं जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है। एक बीजपत्री पौधों में जनरली एक जर्म पोर पाया जाता है, एक जनन छिद्र, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधों में 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अंतः भित्ति जिसे हम एंटाइन कहते हैं, यह पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। अब हम देखते हैं डेhiscence ऑफ मैच्योर एंथर, परिपक्व परागकोश में स्फुटन। तो ये स्फुटन जो है हमारा कई प्रकार से होता है। इसमें परागकोश में लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स बन जाया करती हैं या टर्मिनल पोर्स बन जाया करते हैं। यहाँ इन पोर्स के थ्रू भी माइक्रोस्पोर जो हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ट्रांसवर्स स्लिट्स, अनुप्रस्थ दरार बन जाती है उसके द्वारा भी, और कभी कभी इन परागकोश पर बाल्ब जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिनके द्वारा भी माइक्रोस्पोर डिस्पर्स हो जाते हैं। जनरली स्वतंत्र होने से पहले ही परागकण का अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। इसमें यहाँ पर परागकण का केंद्रक जो है वो माइटोसिस विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है, जिसमें एक न्यूक्लियस बड़ा होता है जिसे हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, एक न्यूक्लियस छोटा है जिसे हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। जनरेटिव न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण इसे अब हम जनरेटिव सेल कहते हैं। जनरेटिव सेल इस स्टेज में पॉलन ग्रेन एंथर से स्वतंत्र हो जाता है। अब ये जनरेटिव सेल आगे डिवाइड होकर के 2 मेल गैमीट बनाता है। तो आगे की प्रक्रिया जो है गायनीशियम में होती है। तो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, ये देखिए एंथर से फ्री होने के पश्चात यहाँ पर गायनीशियम में स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, जहाँ पर पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है और पॉलन ट्यूब में से मेल गैमीट यहाँ पर फीमेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज़ होकर के जाइगोट बनाते हैं। तो गायनीशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।